हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने सेल एनवेलप पढ़ा था। सेल एनवेलप के हमने 3 पार्ट पढ़े थे, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। साथ ही में हमने इंक्लूजन बॉडीज एंड प्लाज्मिड भी कवर किया था। अब इसके आगे हमने जहाँ छोड़ा था सेल मेम्ब्रेन पे, हम सेल मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट करेंगे। सेल मेम्ब्रेन में कभी कभी इनफोल्डिंग्स होती हैं। इन्हीं सेल मेम्ब्रेन में कभी कभी इनफोल्डिंग होती है या इनवैजिनेशन होता है, या एक्सटेंशन भी वर्ड यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ फोल्ड भी हो सकता है ऐसे, या इसी में से कुछ एक एक्सटेंशन निकल जाए। इसी को सेल मेम्ब्रेन के, या कभी कभी ये प्रोड्यूस भी करते हैं ऐसे वेसिकल्स। यही जो इनफोल्डिंग्स हैं या एक्सटेंशंस हैं, ये भी कई टाइप के होते हैं और इनका भी फंक्शन होता है, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे मीसोसोम्स। तो मीसोसोम को डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलेंगे? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये 3 तरह के हो सकते हैं। इनफोल्डिंग्स किस तरह के होंगे? या तो ऐसे ट्यूब्यूल टाइप निकलेगा, या तो लैमेला की तरह होगा, या तो वेसिकल्स होंगे। इसका काम क्या होता है? फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन होता है कि ये दिस इज साइट फॉर रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, और ये इनफोल्डिंग्स जो होती हैं, ये क्या करती हैं? ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ये सेल मेम्ब्रेन रही आपकी। ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे इनफोल्डिंग आ गई, या इसमें कोई एक्सटेंशन आ गया, तो इससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, और ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो इसमें एंजाइम की एक्टिविटी, जिसको हम लिखेंगे एंजाइमेटिक एक्टिविटी या एक्शन, ये भी इंक्रीज होगा। करेक्ट? तो ये रेस्पिरेशन के लिए साइट देगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एंजाइमेटिक एक्शन ज्यादा परफॉर्म होगा। ये तीन चीजें हमने समझी। और ये क्या करता है? ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है डॉटर सेल्स में, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। तो इसके इतने सारे फंक्शंस हमने समझे। पहला, ये साइट है रेस्पिरेशन का। दूसरा, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो एंजाइमेटिक एक्शन इंक्रीज होगा। सेल वॉल की फॉर्मेशन करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा। और एक चीज करता है ये सिक्रीशन। सिक्रीशन में सब्सटेंसेस को आउटसाइड द सेल भेज देगा। जिस भी चीज को अनवांटेड सब्सटेंसेस है जो हमको सेल के बाहर भेजनी है, वेसिकल्स बनाया हमने उसका, और उसको बाहर भेज दिया।
सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए हमारे पास लैमेला है, ट्यूब्यूल्स हैं या लैमेला है। ठीक, ये मीसोसोम का एक फंक्शन हो गया। मीसोसोम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का ही एक एक्सटेंशन है या इनवैजिनेशन या इनफोल्डिंग है। दूसरा सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन क्या होता है? क्रोमैटोफोर। क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि 4 वर्ड जहां भी आए, PHORES मतलब बियरिंग या बियर करना, मतलब 4 वर्ड जहां भी आए मतलब उसके वो किसी ना किसी चीज को, किसी पार्ट को अपने ऊपर बियर किया हुआ है। एंड क्रोमा मतलब तो हमें पता ही है, कलर होता है। तो इसी से हमें समझ में आ गया होगा कि ये पिगमेंट बियरिंग, दे बियर पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। पिगमेंट्स का क्या रोल होता है? फोटोसिंथेसिस करना। इसीलिए ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में पाए जाएंगे। कहाँ होते हैं? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ऑब्वियसली ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के इस साइड तो साइटोप्लाज्म ही है, यहीं पे ये क्रोमैटोफोर्स होंगे जिनपे दूसरे कलर से पिगमेंट्स दिखाते हैं, ये पिगमेंट्स होंगे। ये पिगमेंट्स हेल्प करेंगे फोटोसिंथेसिस में इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इनसाइड साइटोप्लाज्म। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होंगे? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ये चीज क्लियर है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन के दो हमने एक्सटेंशंस पढ़े। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस दो होते हैं, एक होता है मीजोसोम, एक होता है क्रोमैटोफोर। मीजोसोम का काम क्या है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा तो एंजाइमेटिक एक्शन बढ़ जाएगा। ये साइट होता है, प्राइमरी साइट फॉर रेस्पिरेशन होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करके उसको डॉटर सेल्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करता है और सिक्रीशन भी करता है उन सब्सटेंसेस का आउटसाइड द सेल जो रिक्वायर्ड नहीं है। क्रोमैटोफोर्स का क्या काम होता है? ये पिगमेंट बियरिंग होते हैं। पिगमेंट्स क्यों बियर करते हैं? ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके, इसलिए ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं ये एक्सटेंशंस। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम अगले ऑर्गेनेली की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये मेम्ब्रेनलेस होता है। जब हम ऑर्गेनेलीज के मेम्ब्रेन्स पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने ये चीज मेंशन की थी कि ये मेम्ब्रेनलेस है, इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। ये यूकैरियोट्स, both eukaryotes, both eukaryotes and prokaryotes में होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में ये 80s होते हैं एंड प्रोकैरियोट्स में ये 70s होते हैं। ये डिफरेंस है इनका। 70s टाइप जो होते हैं राइबोसोम्स, सबसे पहले तो ये समझे हम कि ये जो S है ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सिडबर्ग्स कांस्टेंट। ये एक तरह का सेडिमेंटेशन कांस्टेंट होता है, मतलब कि ये कह सकते हैं एक इनडायरेक्ट मेजर है इनके मॉलिक्यूलर वेट का। मतलब कि एक अगर मिक्सचर में इसको रखा है तो कौन सा जो हेवियर होगा वो जल्दी सेडिमेंट होगा, इसीलिए इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं।
इसलिए इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो इनको जब मेजर किया जा रहा था तो इनको सेडिमेंट कराया गया था, और जो ज्यादा हेवियर होगा वो जल्दी सेडिमेंट करेगा। तो इट इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। हालांकि ये चीज हमको यहाँ नहीं पढ़नी है, हमको बस इतना समझना है कि ये S stands for Rydberg's constant, और you can also call it sedimentation coefficient। 70S राइबोसोम जो होते हैं इनके 2 सब यूनिट्स होते हैं। टू सब यूनिट्स, स्मॉलर एंड लार्जर, साइज में भी एंड मॉलिक्यूलर वेट में भी। दिस इज 30S एंड दिस इज 50S। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज 30 + 50 80 होता है, तो लोग उसको अक्सर 80S से कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। 70S राइबोसोम के सब यूनिट्स जो होते हैं वो होता है 30S एंड 50S। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। यही याद रखना है आपको हमेशा। कहीं भी कोई पूछे सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? राइबोसोम परफॉर्म करता है। प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम एंड यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम। ठीक है, यही राइबोसोम्स कभी कभी क्या मोस्टली यही राइबोसोम्स पॉलीराइबोसोम कब हो जाते हैं, या पॉलीसोम्स भी कहते हैं। ये भी एक टर्म है, पूछता है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स कब हो जाते हैं? जब एक mRNA की चेन हो, सिंगल mRNA चेन होती है, और इसके ऊपर वेरियस व्हाट इज दिस कॉल्ड राइबोसोम, वेरियस राइबोसोम्स ऐसे अटैच होते हैं। तो ये जो सिंगल चेन है ये mRNA की चेन होती है, और उस पे वेरियस राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इस स्ट्रक्चर को, इस फॉर्मेशन को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स कहते हैं। कभी कभी ये पूछता है कि पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स क्या है। आरएनए का प्रोटीन सिंथेसिस में क्या फंक्शन है? तो जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो हमने ये चेन पढ़ी होगी। आरएनए से प्रोटीन होता है तो इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए होता है तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और डीएनए से ही डीएनए बनता है तो इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। करेक्ट, ये हमने पढ़ा है। यहाँ पे राइबोसोम का फंक्शन होता है। ठीक है, इसको हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। जो हमने ये जो इसको हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। बट आपको आपकी किताबों में सेंट्रल डोग्मा यही मिलेगा, लेकिन अभी रीसेंट कुछ फाइंडिंग्स हैं जिसमें ये पता चला है कि प्रोटीन्स आरएनए के अलावा भी कुछ सब्सटेंसेस बना सकते हैं। इस बारे में मुझे अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आई वोंट शेयर इट राइट नाउ, बट हम जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे तो मैं अपडेटेड सेंट्रल डोग्मा आपको बताऊंगी। बट किताबों में आपको यही मिलेगा कि आरएनए से ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बनता है। ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, इसमें राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हम जेनेटिक्स में पढ़े। तो राइबोसोम का हमने समझा कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है और कैसे करता है। अगला, ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट कि हम प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, तो ये प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम था। यूकैरियोट्स में हम सेपरेटली पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली हम पढ़ेंगे दैट इज फ्लैजेला। ओके, सो फ्लैजेला एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। लोकोमोटरी मतलब
जो मोबिलिटी प्रोवाइड करे, जो मोशन प्रोवाइड करे। आपको जस्ट बस समझ जाना है, जिस भी बैक्टीरिया में या ऑर्गेनिज्म में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फ्लैजेला प्रेजेंट है, मतलब कि वो मोबाइल है, मोटाइल है, मोटाइल है। ओके, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है फ्लैजेला, सरफेस पे पाया जाता है। अगर ये आपका ऑर्गेनिज्म है तो इसके सरफेस पे होगा ये, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या होता है इसका, किस चीज से बना होता है? दिस इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। याद करने में बहुत मुश्किल नहीं है, फ्लैजेला एंड फ्लैजेलिन प्रोटीन। इनका अरेंजमेंट जो होता है 9+0 अरेंजमेंट होता है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 9+0 अरेंजमेंट हम आगे पढ़ेंगे अभी। फ्लैजेला के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। अगर हम एक फ्लैजेला, एक जनरल फ्लैजेला का डायग्राम बनाएं तो वो कुछ ऐसा होगा। ये होता है हुक, ये निकलेगा फिलामेंट, और ये हो गया उसकी बेसल बॉडी। ठीक है, फ्लैजेला के हम 3 पार्ट्स होते हैं आपके, दैट इज बेसल बॉडी, हुक एंड द फिलामेंट। आई होप फ्लैजेला क्लियर होगा। 9+ अरेंजमेंट पर एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम ये चीज समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारे पास है पिलाई एंड फिम्ब्रे। ओके, स्ट्रक्चर इनका फ्लैजेला जैसा ही होगा, थिन इलोंगेटेड फिलामेंट लाइक होंगे, लॉन्ग ट्यूबुलर, बट ये नॉन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर दे आर नॉन लोकोमोटरी, ये आपको मोटिलिटी नहीं देंगे। ये भी सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी सरफेस पे ही पाए जाएंगे, बाहर की तरफ ही होते हैं। और ये कौन से प्रोटीन के बनेंगे? पिलिन प्रोटीन, दे आर मेड ऑफ पिलिन प्रोटीन, ठीक है। अगर हमें पिलाई एंड फिम्ब्री में डिफरेंस देखना हो, हम इसको कंपैरेटिवली स्टडी कर लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। क्या लाइन बनी है, पिलाई जो होगा आपका लॉन्ग होगा, ट्यूबुलर होगा और हॉलो होगा, अंदर से खोखला होगा, लॉन्ग ट्यूबुलर। फिम्ब्रे क्या होगा? शॉर्ट होगा एंड ब्रिसल लाइक होगा। ब्रिसल मतलब क्या होता है? जैसे ब्रश देखते हैं ना हम, ब्रश के ऊपर ऐसे छोटे 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 ऐसे होते हैं, तो ये फिम्ब्रे होगा। और पिलाई कैसा होगा? थोड़ा लंबे लंबे ऐसे होंगे, ठीक है। विजुअली आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? लॉन्ग ट्यूबुलर से और शॉर्ट ब्रिसल लाइक से यही डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा, ये क्या फॉर्म करता है? दिस फॉर्म्स कॉन्जुगेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्चुअली, इट हेल्प्स बैक्टीरिया
attached to substratum. Substrate. ठीक है, सबस्ट्रेटम मतलब ज्यादातर लोगों को पता होगा, बट अगर नहीं पता है तो सबस्ट्रेटम मतलब कोई भी एक सरफेस जिसपे बैक्टीरिया अटैच होते हैं, सरवाइव करते हैं. इट इज लाइक अ सरफेस विच इज मोस्टली रॉक और ट्री, समथिंग लाइक दैट. मतलब होस्ट होते हैं बेसिकली ये. ठीक है, उसको हम सबस्ट्रेटम कहेंगे. जैसे कि ये रॉक है, ठीक है, इट इज सबस्ट्रेटम आपका. इस पे बैक्टीरिया को अटैच होना होगा ना, तो ये जो फिम्ब्रे है, क्योंकि ये ब्रिसल लाइक है, तो एक तरह से वेलक्रो का काम करते हैं. तो ये अच्छे से अटैच हो जाते हैं पिलाई के हेल्प, सॉरी, फिम्ब्रे के हेल्प से. तो ये ही फंक्शन होता है फिम्ब्रे का. इट हेल्प्स बैक्टीरिया अटैच टू द होस्ट और द सबस्ट्रेटम. आई होप पिलाई एंड फिम्ब्री को ऐसे कंपैरेटिवली हमने जल्दी खत्म कर लिया पढ़ के. इसके आगे आज के लिए इतना बहुत है. इसके आगे हम फिर कभी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है. थैंक यू.